ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। हमने अभी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि एटॉमिक रेडियस जो है उसे फिर कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव, दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो कभी वो थोड़ा सा जब वेव के फॉर्म में बिहेव करता है, कभी न्यूक्लियस के पास होगा, कभी न्यूक्लियस से दूर होगा। दूसरी बात, जब बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब उनकी एटॉमिक रेडियस चेंज हो जाती है। तो उसके बिहाफ पर एटॉमिक रेडियस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एटॉमिक रेडियस को कोवेलेंट रेडियस की फॉर्म में निकाला जाता है। होता क्या कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन होती है 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between the center of the nuclei of two similar atom bonded by a single covalent bond। मीन्स जैसे ये एग्जांपल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम से सिंगल बॉन्ड के द्वारा मिलकर बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाता है? सिंगल बॉन्ड आ जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो सपोज ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है हमारी, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एक हाइड्रोजन एटम हमारा ये उसका न्यूक्लियस, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये सिंगल बॉन्ड है, और इस सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो 74 पिकोमीटर है। तो इसकी जो कोवेलेंट रेडियस होगी आरसी, कोवेलेंट रेडियस, इसका हाफ, दो एटम के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ है 74/2 कितना हो जाएगा? 37 पिकोमीटर। तो ये इसका कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। इसका एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए आप। सपोज इन क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। अब Cl2 मॉलिक्यूल में भी क्या होता है बेटा? Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि Cl को की आउटर सेल में वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। दोनों के 7 है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सपोज ये Cl2 का एक एटम, ये Cl2 का दूसरा एटम, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ, मान लीजिए इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो होती है हमारी 198 पिकोमीटर। 198 पिकोमीटर। हम कोवेलेंट रेडियस को पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 198 पिकोमीटर, और इसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा? इसका हाफ, तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी 198/2, कितनी? 99 पिकोमीटर। तो एक कोवेलेंट रेडियस हो क्लोरीन एटम। सेकंड होती है वांडरवाल रेडियस। देखिए वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल रेडियस जो होती है दो मॉलिक्यूल हमारे, जैसे सपोज एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, A2 का कोई मॉलिक्यूल दो A एटम से बना है, ये A2 का दूसरा मॉलिक्यूल दो A एटम से बना है, इनके बीच में आपस में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ दो एटम के बीच में आपस में सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ वो तो होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के जो पास पास वाले एटम होते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के पास पास वाले एटम, उनके बीच की डिस्टेंस का जो हाफ है, ये इतना, इनके बीच की डिस्टेंस का जो हाफ है वो हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा इतना वांडरवाल रेडियस। एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ, वो तो क्या था? कोवेलेंट रेडियस। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में दो पास पास वाले एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ, वो क्या होता है? वांडरवाल रेडियस। तो ये हाफ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, टू adjacent atom of the same element belonging to two nearest neighboring molecule of the same substance। इसका एक एग्जांपल आप और देख लीजिए। सपोज ये जैसे हमने अभी आपको बताया क्लोरीन में जो दो Cl एटम है उनके बीच की डिस्टेंस 198 पिकोमीटर है। सपोज एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमारा ये है, मान लीजिए एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हमारा ये है, यहाँ दो Cl एटम है, ये सिंगल बॉन्डेड, इसमें भी दो Cl एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इन दोनों, इसके एटम और इसके पास वाला एटम, इनके बीच की डिस्टेंस का जो हाफ है, अब ये वाली तो लेंथ हमारी कितनी बताई जब मैंने आपको 198 पिकोमीटर, इसका हाफ
99 पिकोमीटर, वो तो कोवेलेंट रेडियस हो गया। और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, सपोज ये हमारी 360 पिकोमीटर, तो इसकी जो वांडरवाल रेडियस है, वांडरवाल रेडियस आप आर बी कह लीजिए इसे, तो वो कितनी होगी बेटा 360/2, कितनी हो जाएगी 180 पिकोमीटर। तो ये हमारी बन जाती है वांडरवाल रेडियस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के पास पास वाले एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ वांडरवाल रेडियस, एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ वो कोवेलेंट रेडियस। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग, वांडरवाल रेडियस जैसे यहां 180 पिकोमीटर आई और ये कितने है बेटा 99 पिकोमीटर, वांडरवाल रेडियस हमेशा बड़ी होगी किससे, कोवेलेंट रेडियस से। वांडरवाल रेडियस ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड मेटेलिक रेडियस, इसे क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। जो मेटल आपस में सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते तो उनकी जो रेडियस होती है उसे मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियस बोलते हैं। डेफिनेशन होती है हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। मान लीजिए आपका एक, सपोज आप कुछ ही ले लीजिए, जैसा आपका सोडियम एटम है, मान लीजिए सोडियम एटम, दो पास पास वाले सोडियम एटम, इन्होंने आपस में सिंगल बॉन्ड नहीं बना रखा, इनके बीच की डिस्टेंस जो है हमारी सोडियम एटम के बीच की डिस्टेंस होती है 372 पिकोमीटर। तो इसकी जो मेटेलिक रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी मेटेलिक रेडियस हो जाएगी 372/2, जितना भी आएगा हमारा कितना आ जाएगा ये 186 पिको, ये मेटेलिक या कोवेलेंट रेडियस हो जाती है। तो दो किसी एक मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में पास पास वाले एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ वो वांडरवाल रेडियस, और दो मेटल जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते वो दो पास पास वाले एटम जो मेटल के एटम है उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ मेटेलिक रेडियस कहलाता है। और लास्ट होता है हमारा फोर्थ आयोनिक रेडियस। डेफिनेशन होती है द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द पॉइंट अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस इन द आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है देखिए आयोनिक रेडियस, आप यहां पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं डेफिनेशन वगैरह का। देखिए आयोनिक रेडियस में क्या होता है बेटा कि जैसे सोडियम एटम, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन होगा 281 और Na पॉजिटिव ये बन जाता है आयन। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयन हो जाते हैं हमारे, सोडियम आयन क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन। तो Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन 28 रह जाएंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जनरली कैटायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल भी कम हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने थे हमारे 3, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितने 2, तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा थी, यहाँ पे रेडियस कम होती है। तो कैटायन की जो रेडियस है कैटायन की वो न्यूट्रल एटम से छोटी होगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपका क्लोरीन का, और क्यों छोटी होगी वो हमने आपको अभी बताया, क्योंकि यहां नंबर ऑफ सेल कम हो जाते हैं कैटायन बनने में। अब जैसे क्लोरीन का है बेटा 17 287 और Cl नेगेटिव ये एनायन बन जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 288। अब इनकी रेडियस क्या होगी, जब कैटायन की रेडियस छोटी है न्यूट्रल एटम से तो एनायन की बड़ी होनी चाहिए, Cl नेगेटिव की रेडियस Cl से बड़ी होगी। अब क्यों होगी बड़ी, हमने तो अभी आपको पीछे एटॉमिक रेडियस जब स्टार्टिंग में पढ़ाया तब आपको ये बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इक्वल है और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ज्यादा होगा, और जब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसकी रेडियस ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तो सॉरी जब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा जिसका, तो उसकी एटॉमिक रेडियस कम होनी चाहिए, इसकी एटॉमिक रेडियस कम होनी चाहिए, लेकिन Cl नेगेटिव की एटॉमिक रेडियस Cl से ज्यादा होती है, हम इसे आयोनिक रेडियस कहेंगे यहाँ पर। अब क्यों ज्यादा होगी उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ रहा है इसमें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था,
नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में सेम ही होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बेटा आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट आउटर मोस्ट सेल। इसके साथ छोड़ दो तो 10 रह जाते हैं, और Cl ये तो हो गए Cl के, और Cl नेगेटिव के 8 छोड़ दो तो 10 रह जाते हैं। तो इसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साथ है, इसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साथ है। तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बराबर हो गया, तो क्या होगा कि क्लोरीन में जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ फैलाव बढ़ जाता है। वो फैलाव बढ़ जाने की वजह से एनायन की जो रेडियस है वो न्यूट्रल एटम से बड़ी होगी। तो एनायन की जो रेडियस होती है वो न्यूट्रल एटम से क्या होगी, बड़ी, और कैटायन की छोटी, क्योंकि कैटायन बनने में जनरली नंबर ऑफ सेल कम हो जाते हैं। अब देखिए जैसे तो इनका तीनों का अगर ऑर्डर देखा जाए, कैटायन, एनायन और न्यूट्रल का, तो एनायन की रेडियस सबसे ज्यादा होती है अगर नंबर ऑफ सेल इक्वल है। तो अगर नंबर ऑफ सेल इक्वल नहीं है तो फिर जिसकी नंबर ऑफ सेल ज्यादा है उसकी रेडियस ज्यादा होगी, उसके से कम होगी बेटा न्यूट्रल की, और सबसे कम होगी हमारी कैटायन की। अब जैसे इस पर क्वेश्चन आप पे पूछे जाते हैं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया Na पॉजिटिव, Ne और आपका F नेगेटिव, इन्हें आप आयोनिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो इसमें किसकी रेडियस सबसे कम होगी। इनका अगर Na का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 11 एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 28 रह जाता है। नियोन का 10 होता है एटॉमिक नंबर, कोई चार्ज इसके पास नहीं है, तो इसका भी 28 हो जाएगा। और F नेगेटिव का 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, 10 हो जाएगा, तो इसका भी 28। मतलब सब में सेल और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, नंबर ऑफ सेल सब में 2 2 2 2 है, इलेक्ट्रॉन इक्वल है सब में। तो एनायन का रेडियस ज्यादा होगी, न्यूट्रल की कम होगी, कैटायन की उससे कम होगी। मतलब F नेगेटिव की रेडियस सबसे ज्यादा, नियोन उससे छोटा, और सोडियम आयन इन तीनों में सबसे छोटा होता है। अब सपोज एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया, इन्हीं में आपको ये बढ़ा दिया, ये के पॉजिटिव 4 हो जाते हैं। अब इसमें क्या के पॉजिटिव कहां पर आएगा इसमें। अब देखिए Na का तो हमने किया था बेटा, क्या हुआ था 2 8, इसका भी क्या था 2 8, अभी पीछे किया हमने, इसका भी क्या था 2 8। अब पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 19 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 8 1, आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 8 8 रह जाएगा, 2 8 8। अब इसमें एनायन का होना चाहिए था रेडियस सबसे ज्यादा, लेकिन रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी, पोटेशियम आयन की, क्योंकि हमने बताया ये कंडीशन कब होती है, जब नंबर ऑफ सेल इक्वल हो। जब नंबर ऑफ सेल इक्वल ना हो, जिसमें सेल ज्यादा है उसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा, पोटेशियम आयन होगा, भले ही इस पर कुछ भी चार्ज हो। फिर बाकी इन तीनों की रेडियस सेम है, तो इसमें फिर आपका F नेगेटिव आ जाएगा, Ne आ जाएगा, देन Na को, तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज आपने ये दिया Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Ne के पॉजिटिव, इन्हें हम लिखना है आयोनिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो Cl नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 8 7 होता है, एक नेगेटिव चार्ज है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 8 8 2 होता था, तो क्या रह जाएगा 2 8 8 रह जाएगा। Na पॉजिटिव का 2 8 रह जाएगा, 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसका 8 होता है, 2 गेन कर लिए इसने, इसका भी 2 8 हो जाएगा। Ne का भी हमने किया था 2 8, और K का भी हमने किया था 2 8 8। तो इनमें देखिए, ये इनमें तीनों में 2 2 सेल है, इनमें 3 3 है, तो ये 3 बड़े हैं, ये छोटे हैं। अब इन 3 में Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव के सबसे बड़ा होगा बेटा आपका Cl नेगेटिव, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो इक्वल है इन तीनों में, ये एनायन है। अब ये दोनों कैटायन है, और कैटायन में भी जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता चला जाएगा वो उतना छोटा, उसकी रेडियस उतनी श्रिंक होती चली जाएगी। फिर आपका आएगा यहाँ K पॉजिटिव, देन आएगा Ca2 पॉजिटिव। अब झगड़ा बचता है इन 3 के बीच का, इनमें कितना है बेटा 2 2 सेल है, नंबर ऑफ सेल, लेकिन ये कैटायन है, ये एनायन है, ये न्यूट्रल है, तो सबसे बड़ा इन तीनों में एनायन होगा, फिर आपका न्यूट्रल एटम होगा, देन आपका सोडियम आयन। इनकी रेडियस आपकी ये हो जाएगी। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियस के हमारे 4 टाइप होते हैं।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी।